भाई गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बढ़िया हालचाल। ओके, लेट्स गेट बैक। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 का रिवीजन लेक्चर है। हमने चैप्टर 4 में ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा था एंड इन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ही शोड अस दैट अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने का सिचुएशन आ चुका है। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। नाउ देयर आर मेनी पीपल एट दैट पर्टिकुलर टाइम हु आर थिंकिंग वेदर द रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल। वन ऑफ देम फैराडे इज थिंकिंग क्या मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा सकता है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी डेंजरस क्वेश्चन, बट द आंसर इज यस। 3 एक्सपेरिमेंट फैराडे के हम देखेंगे जिनमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करने का आइडिया उन्होंने दिया था। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आउट हियर, देयर इज दिस कॉइल कनेक्टेड विद दिस गैल्वानोमीटर एंड देयर इज दिस मैग्नेट आउट हियर। ओके, ये मैग्नेट फिलहाल स्टेशनरी है, कोई दिक्कत नहीं, गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज आई एम गोइंग टू टेक दिस मैग्नेट टूवर्ड्स दिस कॉइल। ओके, इस मैग्नेट को मैं कॉइल की तरफ आगे बढ़ाऊंगा एंड टू आवर अटर सरप्राइज जैसे ही मैग्नेट को मैं आगे बढ़ाता हूं टुवर्ड्स द कॉइल, गैल्वेनोमीटर स्टार्ट्स गिविंग डिफ्लेक्शन। बढ़ाते 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 रोक देता हूं, डिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0। पीछे ले जाता हूं, अब मैं पीछे ले जा रहा हूं, पीछे ले जाता हूं, गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पीछे ले जाते रुक जाता हूं, deflection in the galvanometer becomes 0. So what is my conclusion of this experiment? That when the magnet is moved towards or away from the coil, the galvanometer shows deflection. Okay, स्टेशनरी मैग्नेट स्टेशनरी हो तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। ओके, तो क्या मैग्नेट जरूरी है सर इसमें? नहीं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट यही दर्शाता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एज यू कैन सी वी हैव नो मैग्नेट। हमारे पास ये कॉइल है सेम इसके जैसा विद द गैल्वेनोमीटर ओनली। ये कॉइल है विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। ये यहां पे स्टेशनरी, ये यहां पे स्टेशनरी, करंट इज फ्लोइंग, नो प्रॉब्लम, बट गैल्वेनोमीटर फिलहाल कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। ध्यान से देखिए, ओनली व्हेन आई टेक कॉइल 2 टुवर्ड्स द कॉइल 1 द गैल्वेनोमीटर स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन। लाते 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 रुक गया मैं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0। पीछे ले जाऊं मैं, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। पीछे ले जाते रुक गया, डिफ्लेक्शन बिकम 0। क्या सर कॉइल 2 को ही हिलाओगे तो डिफ्लेक्शन आएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। कॉइल 1 को भी हिलाओगे तो डिफ्लेक्शन आएगा। तो कॉइल 2 को स्टेशनरी रखते हैं, कॉइल 1 को हिलाते हैं, नजदीक ले जाओ डिफ्लेक्शन आता है, रोक देते हो डिफ्लेक्शन 0, पीछे ले जाते हो डिफ्लेक्शन आता है। सर दोनों को हिलाओ तो भी होगा। तुम दोनों को नजदीक लाओ, दूर ले जाओ, डिफ्लेक्शन आएगा। पर हां, तुम दोनों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में हिलाओ, यो डिफ्लेक्शन आएगा नहीं। सो द कंक्लूजन हियर वाज दैट व्हेन देयर इज relative motion, the key word here seems to be relative motion between the two coils 1 and 2, the galvanometer will show deflection. Wow, there is a third experiment also which I want to show you, जिसमें अब ये दोनों एक्सपेरिमेंट देख के पब्लिक ये बोलती है सर हिलाना जरूरी है क्या? अरे मतलब इधर भी मैग्नेट हिला रहे थे, इधर भी कॉइल हिला रहे हो। नहीं, जरूरी नहीं है। बगैर हिलाए भी मैं डिफ्लेक्शन ला सकता हूं, गैल्वेनोमीटर में दिखाता हूं आपको मैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मोशन होना ही चाहिए, बगैर मोशन के भी काम हो जाता है। This experiment number 3, and you will see that in this experiment we are not going to move anything. न फास्ट मोशन न स्लो मोशन, नो मोशन,
ये अपना एज रेगुलर कॉइल है, ये भी एक कॉइल है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज रहने का। क्या चेंज रहने का सर? ध्यान से देखिए, इसमें भी बैटरी है ही, बट मैं इसमें एक की इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। a की है। ओके, स्टैंडर्ड स्टफ। दिस इज कॉइल 2, दिस इज कॉइल 1। फिलहाल की खुली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, की खुली है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर में भी जीरो डिफ्लेक्शन है। देन व्हाट आई डू, आई प्रेस दिस की, और जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट होता है एंड यू विल सी दैट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, द गैल्वेनोमीटर गिव्स अ डिफ्लेक्शन मोमेंटरीली, और वापस थोड़ी देर में वापस अपने ओरिजिनल पे आ जाएगा। सर क्यों ऐसा हुआ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट जैसे मैंने की डिप्रेस की, मस्त डिफ्लेक्शन मारा थोड़े से टाइम के लिए और आ गया। ओके, अब की डिप्रेस्ड है एंड करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। यहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब कंटाल के अब क्या करें, ऐसा करते हैं, अब की उठा दो, और जैसे ही मैंने की उठा दी, I will see that there is a deflection in the opposite direction momentarily. जुक करके वापस आ जाता। करंट ये उठ गया कि करंट फिलहाल जीरो, डिफ्लेक्शन भी जीरो। सो व्हेन द की इज प्रेस्ड और रिलीज्ड, galvanometer gives a momentary deflection, momentarily. की प्रेस्ड हालत में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, की उठी हुई हालत में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, बट जब वो की दबाया आपने तब थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन आता है, जब की उठाया थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन आता है। भाई ये सब सुन के आपको थोड़ा अचरज नहीं हुआ? बिल्कुल अचरज हुआ। ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मारता, इज दैट नॉर्मल? नो, it is not normal, because when the galvanometer shows deflection, it means current is flowing in this circuit. And अब तक जितना भी आपने करंट देखा, हर करंट एक सोर्स के साथ, एक बैटरी के साथ रिलेटेड है। Pray tell me, where is the battery here? Now somebody will say, sir, battery is here. Battery is here, but इसका इसके साथ, इस कॉइल के साथ कोई वास्ता है? कोई नहीं। क्या ये बैटरी इस कॉइल के साथ कोई भी इंफ्लुएंस कर रही है? नहीं। ये बैटरी सिर्फ इस कॉइल में करंट दे सकती है, ये बैटरी इस कॉइल में करंट नहीं दे सकती, पॉसिबल ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है कोई। तो ये जो करंट पैदा हो रहा है, प्रकट हो रहा है, दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अ करंट दैट कम्स अप विदाउट एनी सोर्स, without any cell, without any battery, is called induced current, and the potential difference due to this induced current is called induced EMF or induced voltage. तो ये तीनों केस में हमने induced current देखा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स induced current. Now let's go on to the moral of the story, कि ये आया कैसे, ये किस तरीके से ये करंट आ रहा है। सर आपने बताया कोई कनेक्शन नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये करंट आ कहां से रहा है? You know, the secret to this answer, the secret to this question is in two words. Two words which are not new to us, which we have seen in the last chapter, and which will define everything in this chapter. The two words are magnetic flux. So, that is what? Sir, we know magnetic flux. पहचानते हैं हम magnetic flux को, मैं जानता हूं आप लोग पहचानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, चैप्टर 5 में भी देखा था, 5b कहते थे इसको। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ एनी एरिया b bar dot a bar, which is ba cos theta, is magnetic flux. अगर आपके पास n टर्न्स हैं तो 5b is b bar dot a bar into n, and you can see a dot product. Flux is a scalar, so magnetic flux is a scalar
and its SI unit is, भाई मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला एरिया मीटर स्क्वायर, सो टेस्ला मीटर स्क्वायर और बेटर नोन एज वेबर. ओके, 1 वेबर is 1 Tesla meter square, or you can also call it 1 Tesla is 1 Weber per meter square. और अगर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हो तो फ्लक्स कैन बी गिवन एज इंटीग्रल b bar dot da bar over the entire area. याद रहे गॉस लॉ में यहां पे क्लोज सरफेस आता था तो आंसर 0 आता था. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, फ्लक्स तो समझ गए, फ्लक्स का क्या, फ्लक्स की वजह से ये सब हो रहा. तो दिस वॉज Faraday's conclusion which he gave to the idea कि ऐसा क्यों हो रहा है. And please look at this conclusion very 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 seriously. He said that whenever magnetic flux linked with a coil changes, EMF and thus current is induced in the coil. Very, very lovely statement. Whenever magnetic flux linked with a coil changes, magnetic flux किसी तरीके से change होना चाहिए, तब EMF या current is induced in the coil. Now, if I were to show you, जब पहली एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जब मेरे पास ये कॉइल स्टेशनरी था, ये मैग्नेट है, लेट मी शो यू, ये कॉइल है एंड दिस द मैग्नेट. यू नो व्हेन दिस मैग्नेट वाज स्टेशनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स वाज लिंक्ड विद दिस कॉइल. ओके, ये कॉइल है अपनी, इट वाज लिंक्ड. फिलहाल मैग्नेट स्टेशनरी है, फील्ड इसका इसके साथ लिंक है, नो प्रॉब्लम, चेंज नहीं हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर स्टेशनरी है. जैसे ही मैं इसको नजदीक लाता हूं, एज आई स्टार्ट ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोजर, यू अग्री द फील्ड एसोसिएटेड विद दिस कॉइल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, क्योंकि मैग्नेट नजदीक आता गया, नजदीक आएगा फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, एंड फ्लक्स चेंज होने पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मारेगा. लाते लाते जैसे तुम रुक गए, फिर से फील्ड कांस्टेंट हो गया, फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, नो चेंज, डिफ्लेक्शन 0. जब तुम पीछे ले गए, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस कॉइल स्टार्टेड डिक्रीजिंग, फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, एंड जब भी फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है. सो मोशन में रखो तब फील्ड और फ्लक्स चेंज होते तो करंट इंड्यूस होता है. स्टेशनरी रखो, फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, नो चेंज इन फ्लक्स, सो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0. सेम बिहेवियर दूसरी एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया. दूसरी एक्सपेरिमेंट में भी तुम बोलोगे सर मैग्नेट कहां था, भाई मैग्नेट नहीं था, पर ये कॉइल जो है, when current passes through this coil, doesn't this behave like a current carrying ring, like a solenoid you can say, and magnetic field पैदा होता है इसका, जो इसके साथ भी लिंक होता है, एंड फिलहाल करंट फ्लो हो रहा है, फील्ड लिंक है, फ्लक्स लिंक है, पर कोई चेंज नहीं है. जैसे ही मैं इस कॉइल 2 को नजदीक लाता हूं, फील्ड चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, डिफ्लेक्शन मारता है. दूर ले जाता हूं, फील्ड चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, डिफ्लेक्शन आता है. इसको भी नजदीक ले आओ, दूर ले जाओ, वो ही होगा जो फील्ड और फ्लक्स के चेंज होने पर होता है. गैल्वेनोमीटर बिल्कुल डिफ्लेक्शन मारेगा. एंड एज टू द थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको ये जानना जरूरी है, सर कोई मोशन तो है नहीं, फिर ओके, लेट मी एक्सप्लेन. इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट, यू नो आई एम ड्रॉइंग द करंट ऑफ कॉइल 2. यू नो करंट जो फ्लो हो रहा है कॉइल 2 में. लेट मी प्लॉट दिस ग्राफ. आई एम प्लॉटिंग करंट विथ टाइम. यू नो इनिशियली जबकि खुली हुई थी, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था. दिस इज करंट इन कॉइल 2. And then you depress the key, the current does not become maximum immediately. No, it takes some time for the current to reach maximum value. इतना टाइम लगता है करंट को मैक्सिमम वैल्यू रीच करने में.
and this interval of time t1, can you see the current is changing at every point of time? And when current changes, field changes, flux changes, and till this time the galvanometer shows deflection. Once current becomes steady, this current in coil 2, when current becomes steady now, field भी steady, flux भी constant, कोई change नहीं, no deflection, चलता रहा. फिर जब तुमने की उठा दी तो करंट तुरंत जीरो नहीं हो जाएगा. करंट विल टेक सम टाइम टू बिकम जीरो, एंड इट इज इन दिस टाइम t2 when current is changing at every point, so field is changing at every point, so flux is changing, as a result EMF and current is induced. एक बार करंट जीरो हो गया, करंट जीरो, फील्ड जीरो, कोई चेंज नहीं, नथिंग हैपनिंग. सो इतने टाइम में गैल शोज डिफ्लेक्शन, ये टाइम में नो डिफ्लेक्शन. दिस इज गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल 1. दिस इज गैल शोइंग डिफ्लेक्शन and this is no deflection. So you see that जब भी करंट चेंज होता है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मारता है. जब भी करंट कांस्टेंट होता है, इससे पहले भी करंट जीरो था, तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. सो ये हो गया हमारा कंक्लूजन कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ये इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड्स, व्हेनेवर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, EMF and current is induced. अब प्रश्न ये उठेगा, सर कितना EMF induce हो रहा है? Do we have any equation? Yes, we absolutely do. And this was Faraday's law. He gave us an equation regarding the induced EMF. And what did he say? Let's find out what he said by the Faraday's law. Faraday का law जो है regarding induced EMF is very much similar to Newton's second law of motion. न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता था द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड. फैराडे का लॉ भी इसी तरीके का थोड़ा बहुत आइडिया रखता है. सो व्हाट इज फैराडेज लॉ? फिर से स्टेटमेंट, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स is equal to the average induced EMF. Blue colored definitions happening everywhere. Time rate of change in magnetic flux. Now what does that mean? So average induced EMF is change in magnetic flux upon time taken. So average induced EMF change in magnetic flux over time taken. So average epsilon by change in magnetic flux would be phi 2 minus phi 1 time, let us call it delta t, and I'm putting a minus sign out here. Now you will ask me, sir minus sign क्यों? phi 2 minus phi 1 समझ में आ गया, change in flux, final flux minus initial flux. Minus sign is indicating of the direction of induced EMF, induced current. ये माइनस आता है लेंजेस लॉ के जरिए. क्या है लेंजेस लॉ? नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं. एंड दिस वुड बी माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. एंड इफ देयर आर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स एप्सिलॉन is minus n delta phi by delta t. And if I were to take limit delta t tending to 0, taking limit delta t tending to 0, we get instantaneous induced EMF. ब्लू कलर में लिख रहे हैं इसको, minus n d phi by dt. phi b is indicating of magnetic flux. well, ये भी एक बात है कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ मिलता है? नहीं. मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से ईएमएफ मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं. अब ये मौका आ ही गया है तो इंड्यूस्ड करंट की भी बात कर लें. इंड्यूस्ड करंट, we'll use Ohm's law here. I is epsilon by R, and the negative sign goes away because negative sign तो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करती है, इसमें मैग्नीट्यूड में उसका कोई काम नहीं है. सो एप्सिलॉन ये रहा या ये रहा, जो भी आप लिखना चाहें. सो I is n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी और ये रहा R.
सो दिस इज द इक्वेशन फॉर इंड्यूस करंट। एंड लगे हाथों इंड्यूस चार्ज की भी बात है। इंड्यूस चार्ज ये इक्वेशन आता है चैप्टर 3 में से, I इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। देयरफॉर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, करंट का इक्वेशन ये रहा, N by R delta phi by delta t. I'm going to take away delta t out here, and as a result delta q is N delta phi by R. So you can see induced charge में टाइम का कोई फंडा ही नहीं आता। इट इज N delta phi by R, सिंपल। टाइम का फंडा सिर्फ करंट में और EMF में आता है, इंड्यूस चार्ज में टाइम की बात नहीं आती। ओके, सो जस्ट लुक एट दिस इक्वेशंस एंड वी गो ऑन टू लेंज़'s लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, लेंज़'s लॉ। इट्स गोइंग टू गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, एंड लेंज़'s लॉ एक्चुअली is indicative of the law of conservation of energy. जो लेंज़ लॉ कहता है, that is actually nothing but law of conservation of energy, कि जितना तुम एनर्जी इनपुट करोगे उतना ही आउटपुट में पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने 10 जूल एनर्जी डाली किसी चीज में और तुमको 100 जूल मिले। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो बहुत ही अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से लेंज ने इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पेश किया, एंड प्राइमरली इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ व्हाट डज इट से? शांति से देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत लोगों को समझ में नहीं आता इनिशियली कह क्या रहा है। सो इट सेज कि इंड्यूस्ड करंट गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है which opposes the change in magnetic flux that produced it. A single statement, एकदम सिंगल स्टेटमेंट है ये, बट ये एक सेंटेंस है ना, अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देता है कि सर ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है which opposes, keyword here is opposes the change in magnetic flux that produced it. भाई सबको बात तो मालूम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी इंड्यूस करंट पैदा होगा, पर ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस करंट पैदा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाता है कि वो इसी को अपोज करता है। सर ये क्या अपोज, ये क्या है, क्या बोल रहे हो? I'll explain. Let me explain. I'll take an example. Okay, I got this coil. Let me take a new pen. I got this coil, okay? And I am bringing a magnet near to this coil. I am bringing this magnet near to this coil. Now look carefully. मैं नॉर्थ पोल इसका मैग्नेट का कॉइल के नजदीक ला रहा हूं। डू यू सिंपली अंडरस्टैंड कि जैसे ही मैं ये मैग्नेट को नजदीक ला रहा हूं, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल विल चेंज, मतलब फील्ड विल चेंज, सो फ्लक्स विल चेंज, एंड एज अ रिजल्ट इधर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। अब ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो इस तरह घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कि वो यहां जो पोल बनाएगा ना वो इसको अपोज करना चाहिए। मतलब ये करंट, ये नॉर्थ आ रहा है ना, ये करंट इस तरह फ्लो होगा कि इट विल गिव राइज टू अ नॉर्थ पोल हियर, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, सो द पोल विल बी नॉर्थ। ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, आपको क्या लगता है, अपोज या सपोर्ट? माय गुडनेस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड। ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को अपोज करने चाहिए। दिस इज द कीवर्ड, हैव अ लुक एट दिस। सो एज आई सेड, ये नॉर्थ ला रहे हैं नजदीक, तो यहां पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज। नाउ समबडी सिटिंग आउट देयर एंड से ओके सर आपने बोला हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी होता है यार। हमको साउथ पसंद है,
कुछ साउथ की बातें करो। आपको इस कॉइल में साउथ पैदा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सीरियसली नो प्रॉब्लम्स। मैं नॉर्थ ले आऊं इसकी तरफ और यहां साउथ हो तो कितना मजा आए। आए आए, बिल्कुल आए, बिल्कुल। लेट मी नाउ क्वाश योर चॉइस। लेट मी एक्सप्लेन टू यू द प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग सच अ चॉइस। एज आई सेड, सो साउथ मतलब यहां कैसा होगा? क्लॉकवाइज। तुम ऐसा कह रहे हो ना? ओके, तो एक काम करता हूं, मैं यहां से ना इनपुट में एक चटका मारता हूं, ये मैग्नेट उसकी तरफ रवाना करता हूं। जैसे ही मैंने कितने का पुश मारा है? 1 जूल का मैकेनिकल पुश मारा है। ओके, एंड ये रवाना हुआ, रवाना हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ और आपके हिसाब से क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ, जो ये साउथ बन गया। ऑलराइट, नाउ ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट है ना, अट्रैक्ट करेगा। सो ये अट्रैक्ट कर रहा है। डोंट यू अग्री दिस मैग्नेट विल मूव फास्टर नाउ, एंड व्हेन इट मूव्स फास्टर दिस पोल बिकम स्ट्रॉन्गर। फ्लक्स ज्यादा जल्दी से चेंज होता है, करंट और पैदा होता है, करंट और पैदा होता है तो ये पोल स्ट्रॉन्गर हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है तो और जोर से खींचता है, और जोर से खींचता है, ये तेजी से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है और करंट पैदा होता है। इस साइड पे हम करंट लेते ही जा रहे हैं साहब, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती जा रही है। एंड ऐसा करते करते हमने करीबन लेट अस से 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर दी। एवरीबडी इज हैप्पी, सीरियसली एवरीबडी इज हैप्पी। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम विद दिस एंटायर शो। अगर इस तरह चलता रहा तो मैं तो कंटिन्यूअसली यहां पे एनर्जी बनाता ही जाऊंगा, बनाता ही जाऊंगा, बनाता ही जाऊंगा। मैंने इनपुट में क्या डाला है? सिर्फ 1 जूल का मैकेनिकल पुश, टक, एंड फॉर एवर एनर्जी मिलती ही जा रही है मेरे को। 1 जूल डाला और 10 जूल निकाला, वाव। बट अ पर्सन हु नोज साइंस विल टेल मी, सर दिस 1 जूल से 10 जूल का एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। बाकी का 9 जूल किधर से आया? Who has given you 9 joule? Because according to the law of conservation of energy, the total energy has to remain constant. अगर आप 1 जूल डाल रहे हो तो आपको मैक्सिमम 1 जूल मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा पर मैक्सिमम 1 जूल मिल सकता है। उससे ज्यादा एनर्जी ला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। नहीं तो एनर्जी पैदा होती जाए, होती ही जाए, हम एंजॉय करते ही जाए, हमको कोई बिल भरने की दिक्कत नहीं है। मैग्नेट वहां हिल रहा है तो यहां एनर्जी मिल रही है और एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे। सो आई एम सॉरी बट दिस does not happen. All right, so because this violates the law of conservation of energy, so this entire thing goes out of the rack. So ये नहीं हो सकता, ये possible नहीं है। and यही आइडिया यू नो ऑपोजिशन वाला ये सही है। अच्छा, इफ यू रिमेंबर हमने एक फ्लो चार्ट भी बनाया था कि हमको अगर लेंज लॉ यूज करना है तो किस तरह करें। सो द फ्लो चार्ट वाज समथिंग लाइक दिस। Find direction of B bar. Second, choose direction of A bar such that A bar and B bar 0 से 90 के बीच में ही लाई कर रहे हो। That is the direction of increase of flux. फिर चेक करें कि फ्लक्स एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज करें, एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू लेंस फिर से डायरेक्शन, ऑपोजिशन का डायरेक्शन चेंज करें। दिस इज योर फाइनल डायरेक्शन। समझ में आया? नहीं आया सर तो एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ में आएगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस कॉइल एंड ये मैग्नेट है। क्या करोगे सर? भाई दूर ले जाएंगे। मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जा रहा हूं। ओके, सर्वप्रथम स्टेप नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तलब करो। तो भाई सबसे पहली बात, मैं कोई ले जा रहा हूं, ला रहा हूं, कुछ सोचो मत। फिलहाल ये मैग्नेट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आई एम श्योर यू रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ along the axis. So direction of B bar, let us say ये मैग्नेट ऐसा है, you know like this duster, ये ऐसा है और मैं यूं ले जा रहा हूं। तो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, सो मैग्नेटिक फील्ड B bar goes inwards, B bar is inwards। इसका भी एरिया वेक्टर ऐसे ही चूज किया, इनवर्ड्स। A bar chosen
inwards, so flux increasing inwards, so flux phi increasing inwards. okay, ये मोमेंट पे इसके बाद हम चेक करेंगे कि फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है. डू यू सी आई एम टेकिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, and when you are taking the magnet away from the coil, the field linked with the coil decreases, so the flux decreases. So but flux is decreasing, so new direction is outwards. समझ में आया? मैं पहला बी बार, ये बी बार है, बी बार अंदर था, मैंने ए बार भी अंदर चूज किया, बी बार और ए बार दोनों अंदर है, तो अंदर की तरफ है, तो फ्लक्स इंक्रीजिंग अंदर की तरफ. पर फिर मुझे पता चला कि फ्लक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने डायरेक्शन पलटा दिया. पहले ऐसा था, ऐसा हो गया. और अब फाइनली अकॉर्डिंग टू लेंस, रिवर्स डायरेक्शन अगेन, दिस इज फाइनल डायरेक्शन. ये स्टेप तो आएगा ही आएगा. सो पहले से देख लेते हैं, बी बार इनवर्स, ए बार इनवर्स, तो फ्लक्स इंक्रीजिंग इनवर्स, पर हम दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स डिक्रीजेस, तो अब ये नया डायरेक्शन, और ये अब फाइनल लेंस की पलटी. मतलब अब करंट का डायरेक्शन कैसा, उंगलियां बताएंगी सरकार. ये कैसा लग रहा है महाराज? करंट फ्लोज इन दिस कॉइल in a clockwise direction. So this is very lovely. मैं एक और एग्जांपल ले लूं. एक और एग्जांपल से आपके माइंड की जो बत्ती है वो जल जाएगी, और अगर जली हुई है तो और ग्लो कर जाएगी. एक और एग्जांपल लेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरफ डायरेक्शन है. टेक्स्ट बुक में काफी ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और हमारी ये तरीके से, हमारी ये टेक्निक से you will be like, you know, like $1 million. So ये वायर है, and I current is increasing, and this is your coil, and they've asked you find the induced current, direction of induced current in the coil. You say okay dokie. पहले करंट, राइट हैंड रूल, मैंने वायर को ऐसे पकड़ा, थंब इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, सो आई कैन सी बी बार इज इनसाइड, तो बाजू में लिखता जाऊंगा बी बार इनवर्ड्स. इसका एरिया वेक्टर भी इनवर्ड्स चूज करता हूं, ए बार इनवर्ड्स, तो फ्लक्स इंक्रीजिंग इनवर्ड्स. ओके, आई एम हैप्पी. नाउ चेक वेदर फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. लोग मेरे को पूछते सर ये कैसे पता चलेगा कि फ्लक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? They will tell you something which will indicate whether it is increasing or decreasing. Can you see current here is increasing? करंट इंक्रीज करे तो फील्ड इंक्रीज करे, फील्ड इंक्रीज करे तो फ्लक्स इंक्रीज करे, सो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, वी आर गुड. अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग का ही डायरेक्शन है, वी आर गुड. अब कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, अब सीधा लेंस की पलटी आएगी. सो फाइनली बाय लेंस लॉ चेंज डायरेक्शन. तो पहले से देख लेते हैं, ये टुकड़े टुकड़े में करना मुश्किल होता है. बी बार अंदर, ए बार अंदर, फ्लक्स इंक्रीज अंदर, बरोबर है. अंदर इंक्रीज हो रहा है, सही है. अब कोई चेंज नहीं है, नहीं है. डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, बरोबर है. और अब ये लेंस की पलटी, ये मस्त. ये कौन सा डायरेक्शन रहने का बाबा? एंटी क्लॉकवाइज. इज दिस अग्रीएबल पीपल? स्टेप्स यहां पे लिखे हुए. आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक आध एग्जाम्पल था, वो इसी तरीके का था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, and there is this coil triangularish, this is A, this is B, this is C, and it is moving like this. They want us to find the direction of induced current, whether it will be, you know, दो ही डायरेक्शन है, या तो यों जाएगा या तो यों जाएगा, या तो it will be A B C A या तो it will be A C B A. पर वो एक या दूसरे में जमीन आसमान का डिफरेंस है, तो कैसे फाइंड आउट करें? सबसे पहले कैन यू सी बी बार इज गोइंग इनसाइड, बी बार इनवर्ड्स, तो मैं ए बार को भी चूज करता हूं इनवर्ड्स. बी बार अंदर, ए बार भी अंदर, सो फ्लक्स इंक्रीजिंग इनसाइड, तो फ्लक्स इंक्रीजिंग इनवर्ड्स. नाउ क्या डायग्राम देख के अंदाजा आ रहा है कि फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो मुझे लगे नहीं सर, पता नहीं चल रहा.
अच्छा, कैन यू सी दिस ट्राइंगुलर कॉइल का डायरेक्शन दिखा है, ये बाहर जा रहा है, ये चीज मैग्नेटिक फील्ड में थी, अब उसमें से बाहर जा रही है। सो अगर कोई चीज बाहर जाती है मैग्नेटिक फील्ड से, डोंट यू अग्री मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, एंड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज करो। सो बट फाई डिक्रीजेस और ये हो गया आउटवर्ड्स। और फाइनली अकॉर्डिंग टू लेंस की पलटी, मैं आपके सामने ही करता हूं, बी बार इनवर्स है, ए बार इनवर्स है, फ्लक्स इंक्रीजिंग इनवर्स, पर क्योंकि ये बाहर जा रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने मारी पलटी, और अब ये फाइनली लेंस की पलटी। सो मेरा करंट, मेरा मतलब आपका भी है, विल बी लाइक दिस, ए सी बी ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कोई दिक्कत है अब लेंस लॉ में? एनीबॉडी, पीपल, टेल मी समथिंग। यू आर गुड, एवरीबॉडी इज गुड, ओके। तो ये हो गया लेंसेज लॉ। एंड नाउ लेट अस गो टू मोशनल ईएमएफ। ज्यादा इमोशनल मार हो जाना, मोशनल ईएमएफ की बात है, बहुत बढ़िया। You know, EMF that is developed due to some kind of motion is called motional EMF. तो अब ये मोशनल EMF, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट का वो मैग्नेट हिलना, दूसरी एक्सपेरिमेंट वो कॉइल हिलना, वो सब एग्जांपल्स ऑफ मोशनल EMF था। राइट नाउ आई विश टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF. So for that I have this rectangularish coil, U-shaped frame, and it is kept in this magnetic field, as you can see, magnetic field going inside, and I have this rod out here, metallic rod, let me call this rod PQ, बीच में लॉकडाउन में झाड़ा हो गया, PQ, this is R and this is S, this much is length L, this much is X. If you see carefully, can you see PQRS section is placed in this magnetic field? So flux will be linked with this. So magnetic flux linked with PQRS is, by flux is magnetic field into area. And what is the area of this rectangle? LX. So flux is BLX. अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डंडे को इस तरफ ले जा रहे हैं। इसमें, इस पूरे कांड में ना बी चेंज हो रहा है ना एल चेंज हो रहा है, बट कैन यू सी व्हेन आई टेक दिस रॉड लाइक दिस, दिस डिस्टेंस एक्स विल चेंज। सो नाउ PQ is moved with constant speed, so flux changes, magnetic flux changes, and whenever magnetic flux changes, ladies and gentlemen, क्या होता है? भगवान अवतार लेते हैं। My God, we got the man eater on the roll, and EMF is induced. And what is the direction, ladies and gentlemen, of induced EMF? Epsilon, direction नहीं, epsilon is minus d phi by dt equation. Phi भी ये रहा, minus d by dt of BLX. अब इसमें B और L तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, and here we get dx by dt, but isn't dx by dt equal to velocity v of the rod? And because this rod is going towards the negative x direction, velocity has been taken negative. तो यहां पे माइनस v लगा दूंगा, माइनस माइनस उड़ जाना है, it's just a formality. So epsilon is BLV. Wow, this is the equation for motional EMF. अब कोई बोलेगा सर बढ़िया है, मोशनल EMF का इक्वेशन आ गया, बधाई हो, पर जरा ये भी तो समझाओ, ये रॉड को सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड में खींचने से EMF डेवलप हो गया? ऐसा कैसे हो गया? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ तो समझ में आ गया, कैसे हुआ? लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका रीजन इसके अंदर छुपा हुआ है।
तुम बोलोगे सर लॉरेंट्ज फोर्स चैप्टर 4 में आया था, मैं बहुत पहचाना उसको, पहचान लिया मैंने, इक्वेशन भी जानू, एफ बार इज क्यू वी बार क्रॉस बी बार, बढ़िया। तो अब इसको इसमें कैसे लगा डाला? अरे सिखाता हूं कैसे लगा डाला, फिर तू ही बोलेगा लाइफ हो गई जिंगा लाला। ये अपना रॉड है, पहचाना, पी क्यू, मेटालिक रॉड है, और मेटालिक में पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, और ये इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी वी बार से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बी बार अंदर की तरफ। भाई पीपल, क्रॉस प्रोडक्ट कराना आपको तो मैंने 11th में सिखाया था, पर हो सकता है कुछ लोगों को गजनी सिंड्रोम हो गया हो और भूल गए हो, तो मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये है वी बार और ये है अंदर जाता हुआ बी बार। मैं डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूं वी बार क्रॉस बी बार का, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ पड़ेगा? नीचे। एंड सपोज अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस तरफ पड़ने वाला है? ऊपर। सो थोड़ी देर के बाद ब्रेक के बाद क्या सीन होगा जी? सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे जमा हो जाएंगे, नीचे की तरफ, सारे नेगेटिव चार्ज ऊपर की ओर जमा हो जाएंगे। एंड टेल मी, डजंट दिस look like the situation of a battery where positive charges are at one terminal, negative charges are at the other terminal? This is at positive potential, this is at negative potential. This rod resembles a battery जिसका negative terminal ऊपर, positive terminal नीचे, and इसका EMF BLV. Is this absolutely understandable? सब कुछ यहीं से आया। एंड एज अ रिजल्ट कुछ न्यूमेरिकल्स के वक्त हमने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखी थी कि अगर आपका वी बार और बी बार गलती से भी पैरेलल हुए, वी बार और बी बार अगर पैरेलल हुए तो फोर्स विल बिकम जीरो। फोर्स जीरो तो चार्जेस कहीं भी आवागमन करेंगे नहीं, और चार्जेस आवागमन करेंगे नहीं तो कोई भी पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, कोई भी चार्ज कुछ नहीं जाएगा, कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कि कहीं भी कोई भी तरीके से वी बार और बी बार पैरेलल नहीं होने चाहिए। इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए आई थिंक न्यूमेरिकल 10 था। आई एम नॉट गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द आइडिया कि क्या था उसमें। न्यूमेरिकल 10 में वी हैड दिस, that there was a jet. I hope you are looking at your textbooks and stuff. ये numerical 10 है। This was the way the jet was going. ये एरोप्लेन है, एंड तुम्हारे पास ऑप्शन था कि मेरे पास एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है HE और यहां है वर्टिकल कंपोनेंट ZE। प्रश्न ये था कि मैं क्या लूं। मुझे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, they gave me the length between the two end points of the wing, they gave me the velocity, they gave me Earth's magnetic field, they gave me dip, and as a result I was a bit confused कि BLV मैं जानता हूं, पर B कौन सा लूं? यहां दो भी है, HE भी है, ZE भी है। यहां पर अगर तुम HE को देखोगे, look at HE and look at V, can you see both are in the same direction, parallel to each other? So if the angle between HE and V is 0, what will be Lorentz force? 0। तो तुम्हारा EMF पैदा ही नहीं होगा, तो HE को लेना गलत होगा। इस केस में आपको ZE को लेना है। सो आप V और ZE को देखिए, मस्त परपेंडिकुलर है, चकाचक मस्त EMF डेवलप होगा। सो हियर induced EMF which is BLV is ZE into length into velocity. Is this understandable? इसके साथ लिंक हो रहा है एक और नंबर 7। there was this rod and like west to east था, कुछ लेंथ भी थी, एंड ये रॉड गिर रहा था। ओके, एंड दैट आस्क्ड अस कि किसका क्या ईएमएफ होगा। यू सेड सर BLV। ओके, पर फिर से वही बात कि किसका लूं।
एक्चुअली He अंदर जा रहा है और Ze नीचे जा रहा है. अंदर मतलब यो. So if I were to show you this on a scale like this, because I'm sure you know, this is east, this is west, I am north, you are south, and magnetic field lines earth की come from south to north. बरोबर ना, तुम साउथ हो, तुम साउथ है, अम्मा साउथ आ, और साउथ से नॉर्थ आती है लाइंस. सो ऐसा है, ये He है अंदर जा रहा, ये Ze है. कैन एनीवन टेल मी यहां पे मैं क्या लूं तो सही रहेगा, He या Ze? पीपल, which should I take for induced EMF? Epsilon is BLV, agreed. लेंथ भी है, वेलोसिटी भी है, पर बी कौन सा लूं, He या Ze? Ze लेता हूं, ठीक है ना. चलेगा या नहीं चलेगा? टेल मी. क्यों ऐसा करेंगे? Ze अच्छा नहीं, तेरे को अच्छा नहीं लगता Ze? ओह शिट मैन, पैरेलल होते तो क्या क्या आलम होता है, तो क्या हो जाता है, फोर्स बिल्कुल. एंड एज अ रिजल्ट बिकॉज V एंड Ze आर पैरेलल, तो हम कतई इस बार Ze नहीं लेंगे, इस बार He लेंगे, एंड दैट इज हाउ वी शैल गो. एंड उन्होंने ये भी पूछा है कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे, वही फोर्स का इक्वेशन, V बार नीचे, He इधर अंदर, तो V बार क्रॉस V बार, चार्जेस इधर जाएंगे. सो ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा. सो दिस चार्ज विल बी एट अ हायर पोटेंशियल, दिस चार्ज विल बी एट अ दिस चार्ज नहीं, दिस एंड विल बी एट अ हायर पोटेंशियल, दिस एंड विल बी एट अ लोअर पोटेंशियल. बिफोर आई साइन ऑफ ऑन मोशनल EMF, देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, जिसमें देयर वाज दिस रॉड and it was rotating. You can take a wheel also, you know, there was this wheel and there were so many metallic spokes, and this wheel was rotating with an angular speed omega in this magnetic field, and they had asked us, ये R है, they had asked us कितना induced EMF होता. हमने कहा ठीक है, एक काम करते, छोटा सा लेंथ लेते हैं यहाँ पे, we'll call it dr, which is at a distance r. So इसका छोटा सा EMF d epsilon b, कितना लेंथ है एलिमेंट का, dr into v. I'm sure you know v is r omega, so this is omega b r dr. Epsilon is integral d epsilon from 0 से लेकर बड़े r तक, omega b bar integral r dr is r square by 2, 0 से लेकर r तक, and as a result finally you get your lovely equation, epsilon is omega b r square by 2. हर एक स्पोक एक बैटरी बन जाती है, but because all these batteries are connected in parallel, net EMF remains epsilon. Also इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई रॉड हो लेंथ L का और वो ऐसा गोल गोल घूम रहा हो विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो भी यही फंडा काम करेगा, इट विल बी ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2. इज दिस अग्रीएबल? एब्सोल्युटली, कोई शक? फिर जाते हैं हम एडी करंट्स पे. अब एडी करंट्स थियोरेटिकल टॉपिक है. यू नो, अब तक हमने जो भी मोशनल ईएमएफ देखा वो सब एक साधारण कॉइल वगैरह में देखा. बट इफ यू हैव अ लार्ज मेटेलिक पीस, यू नो अ मेटल पीस, और उसको तुम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखो, तो उसमें भी करंट्स डेवलप होंगे, एंड दीज करंट्स विल फ्लो ऑन सर्कुलर पाथ्स, एंड दीज विल रिसेंबल eddies in the water, and that is why such currents that flow in irregular shaped metallic objects are called eddy currents. Eddy currents का idea electromagnetic damping से भी पता चलता है. Now what is electromagnetic damping? मेरे पास दो पोल्स हैं बार मैग्नेट के, and I have this pendulum which is made up of metallic plates. So I have this metallic plate which is oscillating into and out of the magnetic field between the two plates, between the two poles. मैं देखता हूं कि जैसे मैं छोड़ता हूं ना, ये मेटल प्लेट का पेंडुलम है, टक 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 टक, it will perform damped oscillations.
डैम्प्ड ऑसिलेशन होने की वजह क्या? एडी करंट्स। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है, एडी करंट का डायरेक्शन लेंज़िस लॉ के जरिए उसको अपोज करता है। जैसे वो फील्ड से बाहर निकलता है, फिर से अपोज करता है। सो बेचारा जहां जाएगा उसको अपोजिशन होगा, एंड एज ए रिजल्ट उसके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाएगा। दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ एडी करंट्स। कैन वी अवॉइड एडी करंट्स? नो। इट्स लाइक फ्रिक्शन। कैन यू अवॉइड फ्रिक्शन? नो। बट हां, एडी करंट्स को रिड्यूस करने के दो तरीके हैं। पहला, यूजिंग स्लॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, यही प्लेट अगर मैं इस तरह के स्लॉट ले लूं तो द एरिया अवेलेबल टू एडी करंट्स डिक्रीजेस। एज ए रिजल्ट एडी करंट का असर भी कम होता है। एंड सेकेंडली, टू यूज इंसुलेटेड शीट्स ऑफ मेटल्स। एंड इंसुलेशन करने के लिए वी कैन यूज लैकर, वार्निश एक्सेट्रा। ये खास ट्रांसफॉर्मर के कोर्स में यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में एक बड़ा सा गट्ठा अगर हम लें तो बहुत सारा एडी करंट का लॉस होगा, बहुत मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा। तो उसकी बजाय अगर हम छोटी छोटी प्लेट्स लें एंड छोटी छोटी प्लेट्स को इंसुलेट करके साथ साथ में लगाएं तो बड़ा गट्ठा भी बन जाएगा एंड एक एक इंसुलेटेड है, सो एडी करंट का असर भी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो सकता है। सो एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल, दे कैन नॉट बी अवॉइडेड बट दे कैन बी रिड्यूस्ड इन दिस फैशन। एडी करंट्स खासकर इंडक्शन फर्नेस में इस्तेमाल होते हैं। इसका उपयोग ये है, मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स उसमें भी यूज होता है, एंड इलेक्ट्रिकल मीटर्स में जो शाइनी डिस्क घूमती है उसमें भी एडी करंट्स का ही इस्तेमाल होता है। सो ऑल दिस वाज एडी करंट्स, एंड नाउ वी प्रोसीड ऑन टू द लास्ट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर व्हिच इज इंडक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज इंडक्शन? लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज इंडक्शन। Okay, so let's talk about self-induction. I've got this coil here, N turns, and connected with a variable battery. You can see that current I flows through this coil, and when this current I flows through the coil, like बहुत सारी रिंग्स है ऐसा क्रिएट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड फील्ड प्रोड्यूस होता है तो फ्लक्स लिंक होता है इसके साथ, एंड एज अ रिजल्ट मैं कहता हूं द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड with this coil with all the turns is directly proportional to current. सर क्यों ऐसा? भाई करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, सो करंट बढ़ाने पर फ्लक्स भी बढ़ता है, is given by this equation. And now let me introduce a constant of proportionality. N phi b is Li. No lie sir, N phi is Li. L is called coefficient of self-inductance of the coil. Now, if I were to differentiate this equation with respect to time, I would get N d phi b by dt is L di by dt. Let me set this aside. Let me say this equation 2. अब मैं क्या करता हूं? मैं करंट, ये वेरिएबल बैटरी है, इससे मैं करंट चेंज करता हूं। करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, एंड व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस EMF is going to be induced. अच्छा, करंट किस में चेंज किया आपने? कॉइल में। फ्लक्स लिंक्ड किसके साथ चेंज हुआ? इसी कॉइल के साथ, एंड EMF किस में इंड्यूस हुआ है? इसी कॉइल में। ये तीनों चीजें इसी सिंगल कॉइल के साथ हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सो इंड्यूस्ड EMF, everybody knows epsilon is minus n d phi by dt, and n d phi by dt is L di by dt. So epsilon is minus L di by dt. Ladies and gentlemen, this is called self-induced EMF, also called back EMF. बैक EMF, क्योंकि खुद का चेंज इन फ्लक्स खुद के ही साथ लिंक हुआ, तो इसको बैक EMF भी कहते हैं। एंड ऐसा यूनिट ऑफ L का ऐसा यूनिट क्या होगा? अगर यहां से देखो तो इट इज वेबर पर एम्पियर, यहां से देखो तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और या फिर एक नई यूनिट हेनरी,
जोसेफ हेनरी के नाम पे ये यूनिट रखी गई है. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द थर्ड इन द ट्रायोलॉजी ऑफ डिवाइसेस. दिस इज कॉल्ड इंडक्टर. अ डिवाइस दैट possesses the property of self induction is called an inductor, denoted as L. आपने रेजिस्टेंस देखा, कैपेसिटेंस देखा, ये है इंडक्टेंस, मतलब रेजिस्टर, कैपेसिटर, और ये रहा इंडक्टर. नाउ द प्राइम क्वेश्चन, सर इंडक्टर है तो सही, पर करता क्या है? जैसे रेजिस्टर अपोजिस करंट, उस तरह इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर अपोजिस द चेंज इन करंट. लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडक्टर अपोजिस द चेंज इन करंट. सो इट ऑल्सो स्टोर्स मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है ये फाइंड आउट करें. मस्त इक्वेशन है. यू नो पावर इज dw by dt. You also know power is epsilon into I. So dw by dt. एप्सिलॉन की वैल्यू ये रही, माइनस को निकाल देता हूं मैं. dt dt उड़ गया, तो dw is li di and total work is integral dw from 0 to I. तो L bar integral I di from 0 to I, which is I square by 2. And this work done is stored in the form of magnetostatic potential energy, which is given as half Li square. So the energy stored in an inductor U is half Li square. अच्छा, अगर तुम्हारे पास दो इंडक्टर सीरीज में है, ये L1 है, ये L2 है, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस? L1 प्लस L2. एंड अगर दो इंडक्टर पैरेलल में है, L1 this L2, what is equivalent parallel inductance? 1 by LP is 1 by L1 plus 1 by L2. रेजिस्टर के लॉ सीरीज और पैरेलल के उबे होते हैं यहां पे. अब हम बात करेंगे, सोलेनॉइड भी तो एक इंडक्टर है. जी बिल्कुल. सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो हमको फाइंड करना है. सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है? यू नो, भले थियरी क्वेश्चन है, डेरिवेशन वाला है, पर बहुत सारे एमसीक्यूज में इसका काम आता है. सो डू नॉट फॉर वन इंस्टेंट थिंक कि ये अरे ये तो डेरिवेशन है. नहीं नहीं, दुनिया में कुछ भी डेरिवेशन नहीं होता. इट ऑलवेज इज टूवर्ड्स सम एंड, टूवर्ड्स सम इक्वेशन जो एमसीक्यू के फॉर्म में हमको पूछा जा सकता है. सो आई गॉट अ सोलेनॉइड आउट हियर. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ छोटा n. What is the magnetic field inside this solenoid? Mu naught chota ni. And now the total flux linked with all the turns n phi, वही तुमको चाहिए ना, n phi is li. तो n into b into a. b कितना है? mu naught छोटा ni into a. And if you are, you know, ये बड़ा n है, ये छोटा n है, you know, बड़ा n will be छोटा n into L. Number of turns into length. So you are getting what? Mu naught n square a l I. And now L, you remember n phi is li. तो L is n phi b by I. n phi b ये रहा, I उड़ा दूं, and as a result I get a lovely equation for self inductance L. म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल. बड़े एन में चाहिए म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाय एल. यू कैन राइट हियर, यू नो, छोटा एन इज बड़ा एन बाय एल, एंड दिस इज हाउ आई गेट दिस रिजल्ट. एक और चीज, एनर्जी डेंसिटी, ये एक इलस्ट्रेशन के स्वरूप में है. यू नो, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी. तो मुझे एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है. नाउ फॉर अ सोलेनॉइड, जो भी दिया हुआ है उन्हीं में से उपयोग किया जाएगा सर, कुछ नया नहीं. तो I इज अरे B बाय म्यू नॉट छोटा n. एंड वी नो, हम जानते हैं क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला है, L. सर क्या करने का इसका? पहले तो एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन किया जाएगा. अच्छा, एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करने से पहले एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं. U इज हाफ एल आई स्क्वेयर. L कितना? म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल. एंड I B स्क्वेयर
बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। मारा मारी, एन स्क्वायर कट गया, एक म्यू नॉट कटा, बचा क्या, बी स्क्वायर बचा, आल बचा, नीचे 2 बचा और म्यू नॉट बचा। तो u इज बी स्क्वायर एल बाय 2 म्यू नॉट। अब डिफाइन किया जाएगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी रो बी is energy per unit volume, which is u over volume is what, area into length, all cut, all is not cut, al cut हुआ है, तुम बोलोगे सर ऑल कट कर दिया आपने। बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और इस पावन मौके पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी रो ई इज हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। भाई कोई भी एनर्जी डेंसिटी हो, ऐसा यूनिट इज जूल पर मीटर क्यूब। सो दिस वाज ऑल आई हैड टू से अबाउट सेल्फ इंडक्शन। अब बात आएगी म्यूचुअल इंडक्शन की। भाई क्या फर्क है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में? सेल्फ इंडक्शन में जो भी होता है वो सिंगल कॉइल के साथ होता है, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में देयर आर 2 कॉइल्स और एक का असर दूसरे में देखा जा सकता है। एक में करंट चेंज होता है तो दूसरे के साथ लिंक हुआ फ्लक्स चेंज होता है, एंड एज ए रिजल्ट दूसरे कॉइल के साथ ईएमएफ इंड्यूस होता है। हाँ, पहले कॉइल के साथ भी हो सकता है, पर हमको उसका नहीं देखने का, हमको सेकंड वाले का देखने का है, इसलिए हम दूसरे वाले का ही देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, एंड एज आई सेड, दो कॉइल्स, पहले वाले में सिर्फ गैल और दूसरे वाले में करंट फ्लो, वही वेरिएबल बैटरी, क्योंकि करंट अगर चेंज नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना। सो लेट अस से दिस इज कॉइल 2, दिस इज कॉइल 1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2, एंड करंट I2 is flowing in this coil. Current I2 is flowing in this coil, okay. तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ, और क्योंकि ये बाजू में ही है तो इसके साथ भी फ्लक्स लिंक हुआ। सो करंट फ्लोइंग इन 2, फ्लक्स लिंकिंग इन 1। एंड मैंने ये देखा कि मैं I2 को चेंज करता हूं ना तो यहां फील्ड चेंज होता है, यहां फ्लक्स चेंज होता है, इसके साथ भी फ्लक्स चेंज ही होता है, पर हम इसका नहीं देख रहे, हम इसके साथ का देख रहे हैं। सो आई कम टू द मोस्ट लवली आइडिया दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 1 इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल 2। तो ये I2 चेंज करो, यहां पे फ्लक्स चेंज होना जाना, सो N1 phi1 proportional to I2, and let us introduce a proportionality constant. So N1 phi1 is M12 I2। सर ये कौन है M12? नया किरदार। M12 is called mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2। and finally, जैसे मैंने कहा, करंट यहां चेंज, यहां फ्लक्स चेंज, एंड क्योंकि यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है, whenever flux changes, EMF is induced। When I2 changes, phi1 will change, so EMF is induced in coil 1। एंड भाई इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन तो दुनिया को मालूम है, -N1 d∅1/dt। भाई N1 phi1, तो तुम यहां पे इसको डाल दो तो तुमको फाइनली क्या मिलने वाला है, -M12 di2/dt। दिस इज द इक्वेशन फॉर म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। आपने देखा करंट चेंज हो रहा है 2 में, EMF इंड्यूस हो रहा है 1 में। ओके, करंट चेंज इन 2, EMF इंड्यूस्ड इन 1, एंड इसका M का ऐसा यूनिट भी हेनरी ही है, ऐसा यूनिट ऑफ M इज सेम हेनरी। इसका मतलब कोई भी टाइप का इंडक्टेंस हो उसका ऐसा यूनिट हेनरी ही होता है। फिर बात आती है, एंड दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ये सब डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या है क्या नहीं, उस पे, लेंथ पे, डायमेंशंस पे, कितने, अब इसमें कितने ओरिएंटेशन क्या है इन दोनों कॉइल्स का, उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी।
theorem. What is the reciprocity theorem? One of the most important theorems. It says M12 is M21 is M. अर्थात the mutual inductance of 1 with respect to 2 is same as mutual inductance of 2 with respect to 1. हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया. Sir, can you prove it? Yes, sir. I never say anything that I can't prove. So I'm going to prove reciprocity theorem for you using two solenoids. We are at the end of this chapter now. So we are proving reciprocity theorem for two coils, two solenoids. और एक एक करके दोनों सिनारियो देखेंगे. पहले M12 फाइंड करेंगे, फिर M21 फाइंड करेंगे एंड फिर उन दोनों को कंपेयर करके हम देख लेंगे. ओके, सो रेसिप्रोसिटी थ्योरम का फंडा. पहले मेरे पास दो सोलेनॉइड कोएक्सियल है दोनों, एंड दूसरा वाला इसके अंदर. ओके, इसका रेडियस है R1 एंड बड़े वाले का रेडियस है R2. दिस बाहर वाला इज 2, अंदर वाला इज 1. नाउ फर्स्ट केस, करंट पासिस थ्रू सोलेनॉइड 2. मतलब ये बाहर वाले सोलेनॉइड 2 के थ्रू करंट पास हो रहा है. ओके, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड in solenoid 2? B2 mu naught N2 I2. सिंपल इक्वेशंस, ज्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं. एंड नाउ ये फील्ड 2 ने प्रोड्यूस किया. फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा? 1 के साथ. तो मैग्नेटिक फ्लक्स विथ सोलेनॉइड 1, एकदम शांति से परफेक्ट बंडा ये N1 phi1 इज N1. मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? 2. किसका एरिया? 1 का. सो B2 इंटू A1. सो इस N1 को आप छोटा N1 इंटू L लगाना चाहो. B2 ये रहा, बहुत शांति से, एंड एरिया 1 का पाई R1 स्क्वायर. सो व्हाट आर यू फाइनली लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ समथिंग ब्यूटिफुल. म्यू नॉट N1 N2 L pi R1 square I2. Okay, and this is 2. And finally mutual inductance of coil 1 with respect to 2, M12 is N1 phi1 by I2. To cut a long story short, I2 उड़ा देता हूं. ये N1 phi1 है और यहां पे लगा दिया तो मुझे M12 मिलेगा. कितना मिलेगा जी? म्यू नॉट N1 N2 L by R1 square. This is my equation for M12. Now case 2. Current passes through 1. Let me check. तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इन सोलेनॉइड 1, ये अंदर का B1 म्यू नॉट छोटा N1 I1. ओके, अब फर्स्ट वाले अंदर ब्लू वाले में फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो किसके साथ लिंक होगा? 2 के साथ. तो मैग्नेटिक फ्लक्स विथ सोलेनॉइड 2 इज, बहुत ध्यान से देखिएगा, N2 phi2. अब यहां टर्निंग पॉइंट आ रहा है. N2 इंटू B1 इंटू, तुम बोलोगे सर एरिया 2 का? नहीं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर फील्ड लिंक हो रहा है ना. सोलेनॉइड के बाहर तो फील्ड 0 ही है, मतलब इतने रीजन में तो फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा. फ्लक्स इतने ही रीजन में लिंक होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द सोलेनॉइड ओनली. आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0. सो हियर इट विल बी A1 ओनली, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट डू यू गेट? म्यू नॉट N1 N2 L pi R1 square into I1. And finally mutual inductance of 2 with respect to 1, M21 N2 phi 2 by I1. ये I1 उड़ा रहा हूं मैं, एंड एज ए रिजल्ट क्या मिल जाऊंगा? सो M21 देखो और लिखो, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर. भाई कंपेयर कर रहा, अरे साइड साइड में आ गए दोनों.
M12 की वैल्यू देखो, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर. M21 की वैल्यू देखो, म्यू नॉट N1 N2 L पाई R1 स्क्वायर. Can you see they both are same? So M12 is M21. This is reciprocity theorem which has been proved using two solenoids. And the last thing of the chapter, you know, actually ये जो last thing of the chapter है, last topic of the chapter जो है, it is an introduction to the next chapter, alternating current. इस आइडिया से alternating current का आगाज होता है. इसके इक्वेशंस को हम नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे. सबसे पहले तो ये नेक्स्ट चैप्टर का नाम जो है अल्टरनेटिंग करंट, वो क्यों पड़ा, वो ये टॉपिक दिखाएगा हमको. किस तरह जनरेट होता है अल्टरनेटिंग करंट इन डे टू डे लाइफ, वो भी दिखाता है. एंड ये जो एसी जनरेटर है, दैट इज द लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ यू नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म. चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, सब में दिस इज द लास्ट पार्ट. सो इसमें आई हैव गॉट 2 पोल पीसेस ऑफ अ बार मैग्नेट, और इनके बीच में आई हैव दिस रेक्टेंगुलरिश कॉइल. एंड यू नो यहां पे स्लिप रिंग्स है, कार्बन ब्रशेस है. एंड कोई तरीके से, now first things first, because this coil is placed in the magnetic field, so flux will be linked with the coil. So magnetic flux linked with the coil, everybody knows phi is n b bar dot a bar, which is b a n cos theta. अब किसी तरीके से, इट्स लाइक दिस, ये 2 पोल्स है, ये कॉइल है, किसी तरीके से इसको रोटेट किया जाता है. इट इज रोटेटेड विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो थीटा विल बी ओमेगा टी, एंड एज अ रिजल्ट फ्लक्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा, फाई बी इज बैंड कॉस ओमेगा टी, बी ए एन कॉस ओमेगा टी. नाउ when coil rotates, the flux changes because the area vector का एंगल और बी बार का बीच का एंगल चेंज हो रहा है. So when coil rotates, flux changes and EMF is induced. And equation for induced EMF, epsilon is minus d phi b by dt. अब इसमें से बी एन बाहर आ जाएगा, d by dt cos omega t. Now d by dt cos something is minus sin something, and so this is minus minus cut दिया, b a n sin omega t into d by dt of omega t, which is omega. So your equation becomes epsilon is n a b omega sin omega t. And if you write NAB omega as epsilon 0, which is the maximum value of induced EMF, then your equation for epsilon is epsilon 0 sin omega t. And before I move out, I would like to draw a graph for this. So if I plot using sine function, तो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा. Whoa, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi, and this is omega t. This is epsilon. This is your maximum value plus epsilon 0. This is minus epsilon 0. Maximum value in the opposite direction. आप देख रहे हैं, this is one full cycle of this voltage. And आधा cycle positive है, आधा cycle negative है. So it is changing its direction after every half cycle. Such voltage is called alternating voltage or AC voltage, and this is epsilon. And अगर तुम फ्लक्स को डालते हो तो फ्लक्स का इस तरह होगा. सर ऐसा क्यों? बिकॉज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन कोसाइन एंड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन साइन, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है. जब वोल्टेज 0 होता है तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो फ्लक्स
जीरो होता है। सो दिस इज योर आइडिया ऑफ एसी वोल्टेज। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको यूज करेंगे अलग अलग डिवाइसेस के साथ, रेजिस्टर के साथ, कैपेसिटर के साथ, एंड विल सी हाउ द एंटायर थिंग फंक्शंस। ऑलराइट, यू जस्ट हैव अ लुक एट इट। मुझे याद आया किसी ने मुझसे इलस्ट्रेशन 2 पूछा था, और इलस्ट्रेशन 2 में देयर वाज दिस आइडिया कि देयर इज दिस कॉइल एंड इट इज प्लेस्ड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस होता है तो उसका जो एरिया वेक्टर है, यू नो दिस इज ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो उसका जो एरिया वेक्टर है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, दिस इज द एरिया वेक्टर, एंड दे हैव टोल्ड अस that the magnetic field is along northeast. Now this is north, this is east, and northeast is like this at an angle of 45 degree with the north. So उन्होंने जो वहां पे थीटा 45 लिया है, लोगों को ये दिक्कत थी कि उन्होंने थीटा 45 लिया कैसे, कहीं भी मेंशन तो है नहीं। तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये प्लेन, एंड दैट प्लेन उसका एरिया वेक्टर नॉर्थ की तरफ, एंड ये एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ ईस्ट विच इज 45 डिग्रीज विद नॉर्थ, तो ए बार और बी बार के बीच का एंगल 45 आ जाता है। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, नहीं तो अंदाजा नहीं बैठेगा क्या है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक देयर इज, आई थिंक और कुछ तो है नहीं जो मैं भूल रहा हूं। मैंने लगभग बहुत सारे इलस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करा दिया, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट इज लेफ्ट टू डू। सो आई थिंक दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट रिवाइज करेंगे। टिल दैट टाइम यू ऑल स्टे सेफ, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।